हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं या फिर आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, डेली लाइफ में आपने बहुत फ्रिक्शन के बारे में सुना होगा। ठीक है, कि हम चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है। ठीक, किसी चीज़ को अगर हमें पकड़ना है तो हमें फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन जो फोर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक, हमारे डेली लाइफ में अगर हमें कोई भी काम करना है तो फ्रिक्शन वहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक्स से लेकर शुरू करेंगे। पहले तो फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरा एक हाथ, और दूसरा हाथ दूसरा ऑब्जेक्ट है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उनके स्लाइडिंग मोशन का जो फोर्स अपोज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पैरों और ग्राउंड के सरफेस के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक, हमें सबको पता है। अगर हम जैसे कि बोर्ड पर मैं स्टिक से लिखूंगा तो जो भी हम लिखेंगे वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बेसिकली जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो उनके स्लाइडिंग मोशन का जो फोर्स अपोज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक, आइए देखते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक, मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक, ठीक, और ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड की सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब ग्राउंड पर रखा हुआ है ये ब्लॉक। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लॉक ये ग्राउंड पे है। ठीक, तो ब्लॉक ब्लॉक हमारा कहाँ पर है, ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, ओके, चलिए। ब्लॉक इज एन ग्राउंड। तो अगर मैं मानूं कि इस ब्लॉक का जो मास है वो स्मॉल एम, मास ऑफ द ब्लॉक इज स्मॉल एम। ठीक है, अगर ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, अगर ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, ठीक है, अगर ब्लॉक का मास जो है वो स्मॉल एम है, अगर ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल एम। ठीक, तो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा एन। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कहां पर लग रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक, अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट इस पर हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करना चाहेगा, इस ये चाहेगा कि इस ऑब्जेक्ट को मूव कराए, मतलब इस ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट चलने लगेगा तो ग्राउंड की सरफेस और इस ब्लॉक के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि हम ये क्या बोल रहे हैं कि एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है। तो कौन सी सरफेस किसके ऊपर स्लाइड कर रही है, तो ग्राउंड का सरफेस जो है, ग्राउंड के सरफेस के ऊपर कौन, ब्लॉक का सरफेस क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो जब स्लाइडिंग मोशन होगा तो वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब ये इसको चलाने की कोशिश कर रहा होगा तो इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक, ओके, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, ठीक, यहाँ पर क्या चल रहा है आखिर,
तो देखा जाए तो हमें पता है कि नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। ठीक, कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है दैट मींस कि अगर हम इसको जूम करके देखें, जूम करके देखें तो ये सरफेस इस तरीके से होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला जो सरफेस है ये डिफरेंट पॉइंट पर कांटेक्ट में है। यहाँ पर तो ये प्लेन दिख रहा है, बट अगर हम जूम करके देखें या फिर ऐसे देखें क्या सिचुएशन चल रही है तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग पॉइंट पर ये सरफेस, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ये ग्राउंड का सरफेस है और ये वाला कौन सा है, ये ब्लॉक का सरफेस है। तो ग्राउंड का सरफेस और ब्लॉक के सरफेस अलग अलग पॉइंट्स पर कांटेक्ट में है। अब हमें पता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो पॉइंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उस पॉइंट से होता हुआ एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, इधर लग रहा है F3। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर चलाने की कोशिश करेंगे, तो फोर्स लगाकर चलाने की कोशिश करेंगे तो ये सारे जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस हैं ये सब एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगा। ठीक है, तो इन सब का जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है वो क्या करेगा, इस फोर्स का अपोज करेगा। कौन से फोर्स का अपोज करेगा, एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं तो फिर न्यू सिचुएशन क्या होगी। तो इस ब्लॉक का में नया सिचुएशन क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो, है ना, ये हो गया हमारा ब्लॉक। ठीक, ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो इस ब्लॉक के को कहाँ पर रखा है हमने, ग्राउंड पर रखा है और ग्राउंड पर ये चल रहा है। ठीक है, ग्राउंड की सरफेस पर ये ब्लॉक क्या है, चल रहा है, ग्राउंड की सरफेस पर चलेगा। ठीक है ना, तो चलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब ये चलने की कोशिश करेगा, चलने की कोशिश करेगा तो एक तो जो इनिशियली इसके ऊपर फोर्स लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन वो ऊपर की तरफ लग जाएगा, mg लग जाएगा नीचे की तरफ। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी तो एक्सटर्नल फोर्स चाहता है कि ये चले, ठीक है, लेकिन इसके इस सरफेस के जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं वो क्या चाहते हैं कि ये ना चले। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं मान लूँ, अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक, एक ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका मास है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो अगर 10 किलोग्राम होगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, 10 × 10 दैट इज 100 न्यूटन। ठीक है, क्या यही हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, यस, N1। ठीक, अगर इसी ब्लॉक के ऊपर हम एक दूसरा ब्लॉक रख देते हैं, यही 10 किलोग्राम का ब्लॉक है और 10 किलोग्राम के ब्लॉक पर हमने एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक रख दिया। ठीक है, तो अब टोटल मास कितना हो गया इस पूरे अरेंजमेंट का, टोटल मास की बात करेंगे तो 10 + 5, ठीक है, मतलब 15 यानी 150 किलोग्राम। तो अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, N2 की बात कर लेते हैं, तो अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 150 न्यूटन हो गया। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन कितना था, पहले वाला जो नॉर्मल रिएक्शन और बाद वाले नॉर्मल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो बाद वाला नॉर्मल रिएक्शन पहले वाले नॉर्मल रिएक्शन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा, जिसका वेट जितना ज्यादा होगा वो उतना नॉर्मल रिएक्शन देगा और तो वो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ऑफर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। या आप ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। तो इसका मतलब ये है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो F इज टू, अगर हम इक्वल टू का साइन लाएंगे और एक कांस्टेंट लेकर आएंगे तो F इज μ × n, और μ को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो अब यहाँ पर अगर हम कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं कि कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कांटेक्ट फोर्स है हमारा, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो Fc = हो जाएगा √n² + F²। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं कि ये ब्लॉक ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा, ठीक,
या फिर तो ये क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स के इक्वल हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स, है ना। अगर इस एंगल की बात करते हैं, ये एंगल अगर हम ये मान लें कि ये थीटा है, ठीक है, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये थीटा का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, थीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, अगर देखा जाए तो थीटा का वैल्यू निकलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये साथ वाला साइड क्या हो गया, बेस। तो बेस तो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो वो f के इक्वल है, तो f डिवाइड बाय n हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू f डिवाइड बाय n एंड दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू f डिवाइड बाय n एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू, ठीक है ना। तो यही tan थीटा किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है, ठीक। तो tan थीटा को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंड दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करते हैं, तो उनके मोशन का जो फोर्स अपोज करता है वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। फिर मैंने बताया फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फिर फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, F इज इक्वल टू म्यू इनटू n, एंड और ये जो म्यू इनटू n है, या म्यू का वैल्यू जो होता है वो F/n होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा को ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल होता है वही क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। चलिए आइए थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 40 किलोग्राम है, ठीक है ना, 40 किलोग्राम है। तो ये कितना फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर रहा होगा, अगर देखा जाए हमारे फॉर्मूले से, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू n होता है। तो दैट इज म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, m इनटू g। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है और m इनटू g किधर है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। m का वैल्यू कितना 40 और g का वैल्यू कितना 10। तो F इज इक्वल टू, अगर म्यू की हम बात करें तो म्यू 0.2 हमने ले लिया। तो इस केस में मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू इनटू m इनटू g लगेगा, और म्यू का वैल्यू तो 0.2 है, m का वैल्यू है 40 और g का वैल्यू अगेन 10 है। तो ये हो जाएगा 400 इनटू 800, तो यानी 80 न्यूटन, ठीक है। तो टोटल फोर्स मैक्सिमम कितना ये फोर्स ऑफर कर रहा है, 80 न्यूटन फोर्स ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्सिमम कौन सा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ठीक। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन which an object can possess, ठीक है। मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हो गया, अगर इससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा, मान लेते हैं इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अगर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये चेक करेगा कि क्या मेरे पास में 10 न्यूटन है, इसने देखा मेरे पास में 80 न्यूटन है, तो ये भी 10 न्यूटन यहाँ पर लगा देगा और ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये अगेन चेक करेगा कि 50 न्यूटन है इसके पास में, यस है, तो यहाँ पर भी 50 न्यूटन वापस लग जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स 80 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 80 न्यूटन लग जाएगा। बट अगर ये 81 न्यूटन हुआ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो हो गया वो फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो उसका एक्सटर्नल फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो इसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक। ओके,
है ना। अब देखो फ्रिक्शन के टाइप, फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है। when an object is moving, तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के से डिनोट करते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और अगर बात करी जाए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। तो Fs इज ऑलवेज ग्रेटर देन Fa, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ठीक है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि जब इनिशियली हम किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो चलना नहीं चाहता है। कब तक नहीं चलेगा, जब तक कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा ना हो जाए। तो दैट मींस जब वो तब तक नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन के फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने समझा। लेकिन ये कहां तक बढ़ता है और वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है एक्सटर्नल फोर्स के करस्पॉन्डेंस। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। कहां तक बढ़ सकता है, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा, ठीक है, जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक। इसके बाद में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि हम किसी कार को धक्का दे रहे हैं, तो अगर हम किसी कार को धक्का देते हैं तो इनिशियली तो वो नहीं चलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब हम बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं तो कार चलने लगती है। तो जब उसको चलाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जब वो नहीं चल रहा होता है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन जैसे ही वो चल जाती है कार तो फिर उस पर कम फोर्स लगाना पड़ता है और वो इजीली मूव करता है। तो उस टाइम पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, उस टाइम पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, ठीक। तो कैसे, अगर हम इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में अगर कोई हम ग्राफ खींचते हैं तो उसका वो कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके का ग्राफ यहाँ पर हमें मिल सकता है। तो देखो, अगर हम बात करें कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में ग्राफ खींचना है। तो मान लेते हैं इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और इधर फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है ना। तो इनिशियली क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन कहां तक मिलेगा, अप टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एक्सटर्नल, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एक्सटर्नल, ठीक। तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला कौन सा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक। अब जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाता है वैसे ही क्या होगा, जो हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा और इसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो गया और ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है वो कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है, ठीक है, चाहे कितना भी आप फोर्स लगाएं काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर इस ग्राफ से देखने से हमें पता चल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, ठीक है ना। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो तब, ठीक है। अच्छा,
ये तो रही बात थ्योरी की कि भाई ये होता है और ऐसा ऐसा होता है। एक तरीके का फ्रिक्शन और होता है जिसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है तो उनके सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, जैसे बॉल बियरिंग हो गया, बॉल बियरिंग हम लोग यूज करते हैं, साइकिल्स में यूज होते हैं, व्हीकल्स के पहियों में यूज होते हैं। ठीक है, मशीन्स में और इंजन्स में भी यूज होते हैं। तो ठीक है, बॉल बियरिंग के बीच में जो बॉल बियरिंग बॉल्स और उसका जो टायर वो होता है उसमें उनके सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, वो रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से तीन तरीके के फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है वो भी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। आइए देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि एक ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक है ए, ये है बी। ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये है और इसका वेलोसिटी मान लिया बी है। ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि बी जो है, बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और बी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बी 10 मीटर पर सेकेंड और बी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब हमें बताना है कि ए पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है और बी पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बी का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों में से आगे कौन जाएगा, अगर हम देखें तो ऊपर ए वाला जो ब्लॉक ए है वो क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो ए पर बैठकर अगर हम बी को देखेंगे तो बी किधर जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा। मतलब अगर ये मालूम है कि ये ए है और ये बी है तो ए का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड और बी का स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो ए आगे जा रहा है और ए पर बैठकर अगर आप बी को देखेंगे तो रिलेटिवली बी किधर जा रहा होगा, पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो ए अगर आगे की तरफ जा रहा है तो ए पर जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये आगे जा रहा है। ठीक है, लेकिन बी पर फ्रिक्शन किधर होगा, बी किधर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो अगर बी पीछे की तरफ जा रहा है तो बी पर F1 का डायरेक्शन होगा इस तरफ, क्योंकि बी इधर जा रहा है रिलेटिवली। ठीक है, अब बी और अगर ग्राउंड के बीच की फ्रिक्शन की बात करते हैं तो बी कितने स्पीड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर हम बी पर बैठकर ग्राउंड को देखेंगे तो ग्राउंड किधर जा रहा है, पीछे की तरफ। तो अगर ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है तो ग्राउंड के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लग जाएगा। लेकिन बी किधर जा रहा है, आगे की तरफ, तो बी पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन एनालॉजी की किस तरीके से हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रिलेटिवली क्या हो रहा है। ठीक है ना। एक पर बैठकर दूसरे को चेक करेंगे कि दूसरा किधर जा रहा है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन के फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए अब धीरे धीरे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, देखिए मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है 2 किलोग्राम, इसका मास है 1 किलोग्राम। ठीक, ओके। हाँ, और यहाँ पर मान लिया कि फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। नहीं फोर्स नहीं मानते, आइए मान लेते हैं इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है, हमें क्या ये इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.22 है। ठीक है, तो हमें बताना है फोर्स का वो वैल्यू जिसके लिए क्या हो, ये दोनों जो ब्लॉक है वो साथ साथ ट्रेवल करें। ठीक है, तो हमें पहले क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स for which
travels with same acceleration. ठीक है, फोर्स का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए दोनों ब्लॉक क्या हो, सेम एक्सीलरेशन से मूव करें। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम, उसके ऊपर एक किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 0.2, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो क्या है 0.2 है। ठीक, तो ये जो 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, हमें इतना फोर्स लगाना है कि दोनों साथ साथ चलते रहें। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ब्लॉक है 1 किलोग्राम वाला, ठीक, उसका हम लोग एबीडी बनाते हैं और देखते हैं कि उस पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है ना, तो पहले वो देख लेते हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं, ठीक है, और अगर ये मैं मान लूं कि इस फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा था, तो 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, तो 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लग रहा है, इधर ए एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है। ठीक है, ए एक्सीलरेशन से अगर ये मूव करेगा तो इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, m इनटू ए बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, m2 इनटू a, है ना, तो ये m2 इनटू a। अब ये जो m2 इनटू इस पर जो एक्सीलरेशन हुआ, इसका जो एक्सीलरेशन हुआ वो किसकी वजह से होगा, ये दोनों ब्लॉक्स किसकी वजह से एक दूसरे के टच में रहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, दैट मींस इसके पास में जो एक्सीलरेशन आया वो के कौन से फोर्स की वजह से है, वो है किसकी वजह से, वो है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से क्या होगा, इनके बीच में क्या रहेगा, एक्सीलरेशन रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो m into a होगा वो किसके इक्वल होगा, fs के इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, अब देखो अगर ये वाला ब्लॉक आगे जाए तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, पीछे। ठीक है, अगर ये वाला ब्लॉक आगे चला जाए, मान लेते हैं कि दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, तो दोनों जब साथ में नहीं चलेंगे तो ये अगर नीचे वाला ब्लॉक आगे जाएगा तो ये किधर जाएगा, पीछे। इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो देख लेते हैं कि ये जो Fs का वैल्यू है वो किसके इक्वल है, m2a के इक्वल है। सो Fs इज इक्वल्स टू m2a। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, कैसे करना है। देखो अगर हमको क्या, हमें क्या चाहिए कि भाई दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, मान लेते दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग गया m2a। ठीक, लेकिन ये जो एक्सीलरेशन आया ये किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तो यानी m2a किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, सिंपल। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू किसके इक्वल होता है, अगर हम फार्मूला देखें तो F क्या होता है, म्यू इनटू m। तो म्यू कितना है यहां पर 0.2, और अगर हम n की बात करें तो n यहां पर होगा कितना, 1 इनटू 10 यानी 10 न्यूटन। ठीक, तो 0.2 इनटू 10 तो ये कितना होगा 20। ठीक, 20 यानी 2 न्यूटन। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, एंड दैट इज इक्वल्स टू m2 इनटू a। तो m2 इनटू a इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हमें f का वैल्यू चाहिए, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू होगा, दोनों के बीच में कितना फोर्स, ये दोनों टोटल मास कितना है यहाँ पर, m1 प्लस m2 इनटू a हो गया। तो m1 कितना है 2 और m2 कितना है 1, 2 प्लस 1 इनटू 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 न्यूटन। तो यानी अगर हम 6 न्यूटन फोर्स लगाएं तो ये दोनों ब्लॉक क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। यानी कि जो फोर्स का वैल्यू है वो या तो 6 न्यूटन के बराबर हो या 6 न्यूटन से क्या हो, कम हो, और क्या हो सकता है 0 से 6 न्यूटन के बीच में अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। ठीक है, ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो अब ये हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की यहाँ पर बात करेंगे और एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं या सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक ही जगह पर 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो हम कैसे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं या ऐसे प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे, वहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इस फॉर्मेट का एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, कि मान लिया कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये है 1 किलोग्राम का, इसी के साथ में लगा हुआ एक दूसरा ब्लॉक है,
ये है 2 किलोग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 इज इक्वल टू 0.2 और इधर कितना है 0. इसको मान लो ये है 0.2 और ये है 0.3, ठीक है ना। इतनी बात है, यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर क्या है 0.3 है, ठीक ओके। अगर इधर F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन लग रहा है तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। तो इन दोनों के बीच में क्या निकालना है हमें, कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू निकालना है। इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये पूरा ब्लॉक सिस्टम क्या है ग्राउंड पर रखा हुआ है तो हम पहले 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या होगा म्यू इनटू mg। तो म्यू1 कितना है 0.2, ठीक, m कितना है 1 और g का वैल्यू कितना होगा 10। तो 10 into 2 हो गया 20, यानी 2 न्यूटन पहले पर लग रहा है। दूसरे ब्लॉक की बात करते हैं तो ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3 into m into g, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 जा 6 यानी 6 न्यूटन, ठीक है। तो F1 2 न्यूटन है और F2 कितना है 6 न्यूटन है। अगर ये पूरा अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, कितना एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अगर ये पूरा अरेंजमेंट, तो पहले 1 किलोग्राम के ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक्सीलरेशन हमें निकालना है, ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्सीलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास होता है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों ब्लॉक्स की बात करते हैं तो दोनों ब्लॉक्स पर कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू कितना 10 न्यूटन, ठीक है ना। और इस पर इस बार अगर इस इधर को फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर F1 ये कितना लग रहा है, ये 2 न्यूटन है, ठीक। और दूसरे वाले पर कितना फोर्स लग रहा है F2 और ये कितना है 6 न्यूटन, ठीक है। तो F1 और F2 इधर लग रहा है ना, F1 और F2 इधर लग रहा है और फोर्स इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 10 माइनस कितना हो गया 2 माइनस 6 डिवाइड बाई कितना 2 प्लस 1। तो 6 माइनस 2 6 माइनस 6 माइनस 2 8 8 10 माइनस 8 2 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया। चाहिए क्या हमें, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं हम सेकंड वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लो। सेकंड वाला ब्लॉक क्यों चलेगा, क्योंकि सेकंड वाले ब्लॉक क्यों चलेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से चलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन a, तो ये वाला ब्लॉक इस पर इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा n, ठीक, और ये इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो n इज इक्वल टू क्या है m2a। लेकिन एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, दैट इज F2। तो n इज इक्वल टू m2a प्लस F2, ठीक है। m2 कितना 2, a कितना है 2/3, ठीक, और F2 कितना है 6। टोटल कितना आ गया 4/3 प्लस 6। तो यहाँ पर कितना आएगा, जो टोटल कैलकुलेट करने के बाद में ये आ जाएगा 3 और इधर आ गया 4 और 6 3 18 18 प्लस 4 22 डिवाइड बाई 3। तो 3 3 9 7 3 21। तो 7 टाइम्स प्लस 3 3 9 7.33 न्यूटन। ये आ गया क्या नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो मैंने दो तरीके के क्वेश्चन पढ़े, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ब्लॉक साइड बाय साइड, ठीक है। साइड बाय साइड अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं तो कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। एक और बात करते हैं, एक और तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम जे या नीट की बात करते हैं तो एक अच्छा फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं,
ये 2 किलोग्राम का है, ये वाला है 5 किलोग्राम का, ठीक है ना। दोनों सरफेस पर रखे हुए हैं ग्राउंड पर, ठीक। इधर लग रहा है 120 न्यूटन और इधर लग रहा है 100 न्यूटन। दोनों ब्लॉक्स को क्या किया है, ऐसा एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया है, ठीक है। एक तरफ 120 न्यूटन और दूसरी तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं, यहाँ पर है 0.4 और इधर है 0.5, ठीक। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन किधर आ रहा है। पहली बात तो ये हम ये चेक करेंगे क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ना चलने के लिए या चलने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू होगा कितना, 0.4 × 2 × 10, ठीक। तो 4 2 होता है 8 और 8 × 4 2 हो गया 8, ठीक। 4 2 8 और 8 × 10, ठीक है। 8 × 10 कितना होगा, 4 2 8, 8 × 10 हो गया 80, तो ये हो गया 8 न्यूटन, ठीक। इधर F2 की बात करते हैं। तो F2 कितना है, F2 है 0.5 × 5 × 10, ठीक है 50 एंड 50 × 5 × 5 25, ठीक है 2.5 × 10 तो 25 न्यूटन इधर है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये इधर जाएगा, ऐसा हमने कंसीडर किया। अगर इफ ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड, ठीक है। इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले हम नेट फोर्स देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक। नेट फोर्स देखेंगे, ठीक। नेट फोर्स हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो नेट फोर्स ये यहाँ पर 120 न्यूटन है, ठीक। यहाँ पर 120 न्यूटन है, यहाँ पर 8 न्यूटन है, यहाँ पर 25 न्यूटन, ठीक है ना। तो जब हम इसको इधर खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना 120 और इस डायरेक्शन में कितना होगा 100 + 8 108 + 25, ठीक है। तो कितना हो गया 133 न्यूटन, ठीक। तो अगर हम इसको इधर खींचते हैं तो ये नहीं जाएगा क्योंकि इधर फोर्स का मतलब इस तरफ ज्यादा हो रहा है। अब इधर देख लेते हैं, ये 100 न्यूटन हो गया, ठीक है। और इधर 120 है +8 + कितना 25, तो 145 + 8 कितना हो गया 153। तो अगेन फिर से नहीं चलेगा, मतलब ये अरेंजमेंट नहीं चलने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि लिमिटिंग किधर आ रहा है। तो देखो 120 न्यूटन इधर लगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 8 न्यूटन। तो 120 ये किधर लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना लगा 8 न्यूटन, ठीक। तो 120 - 8 कितना होगा, 120 - 8 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 - 8 इज 112। क्या वो बंद कर रहे क्या?